दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 60 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बड़ी हवेली की बहू। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी शादी क्या तय हुई, घर जैसे खुशियों से खिल उठा। जिसे देखो वह शादी की ही बातें करता दिखाई देता। माँ तो जैसे खुशी से बौखला ही गई थी। पिताजी खुशी के साथ साथ तनाव में थे कि जमींदारों के घर रिश्ता जुड़ रहा है, कहीं कोई चूक ना हो जाए। सब कुछ उनकी हैसियत के अनुरूप करना चाहते थे। बाहर की तैयारियों की भाग दौड़ के बीच भी माँ को बताना नहीं भूले, देखो अपनी लाडली को पारंपरिक भोजन बनाने की खूब प्रैक्टिस करा दो। हमारी लाडो किसी परीक्षा में असफल नहीं होनी चाहिए। पति की ओर देखकर माँ मुस्कुराई। आप अपनी तैयारियां ठीक से करो जी, हमारी बिट्टो को पाकर समधियानी के लोग बेहद खुश होंगे। आप चिंता मत करो, यूं तो उसे सब कुछ आता है, फिर भी मैं रोज उससे कुछ ना कुछ बनवाती रहूंगी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी और मेरे मन में धुक धुक हो रही थी। बचपन से इलाहाबाद में जन्मी पली बड़ी मैं अचानक से मुरादाबाद में जाकर कैसे बस जाऊंगी। यह कैसा शहर होगा, कैसे लोग होंगे, जमींदार परिवार का क्या अर्थ है। मैं मन ही मन समझने की कोशिश करती, पर किसी से कुछ पूछ नहीं पाती। सोचती कि यदि भाई की शादी हो गई होती तो कम से कम भाभी से मन की बात तो कर सकती थी। मेरे मन में मुरादाबाद वासियों और होने वाले परिजनों को लेकर अनेक प्रश्न सिर उठा रहे थे। इसी सब उधेड़-बुन के बीच विवाह की तिथि भी आ गई। एक शानदार आयोजन के साथ मैं विवाह बंधन में बंधकर विदा हो गई। कार एक झटके के साथ रुकी तो मेरी तंद्रा टूट गई। हड़बड़ाकर मैंने सिर से सरका अपना पल्लू संभाला। बगल में बैठे पति धीरे से फुसफुसाए, हम घर पहुंच गए हैं। मैंने कार की खिड़की के बाहर नजर दौड़ाई। चारों ओर दुकानें ही दुकानें दिखाई दी। मेरे मन के दौड़ते घोड़े को लगाम लगी। यह कैसा रजवाड़ा, यह तो कस्बे की बाजार सा लग रहा है। बस दुकानें बड़ी बड़ी लग रही थी। तभी औरतों का एक झुंड आया और जाने कौन कौन सी रस्में होने लगी। रबर की गुड़िया की मानिंद मैं उनके आदेशों का पालन करती जाती। बहू, जीने पर ऊपर चलो, कहने के साथ भद्र महिला ने मेरा लहंगा संभाला और मैं धीरे धीरे जीने पर बढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर मैंने नजरें चारों ओर घुमाई। बड़ा सा चौड़ा दालान था। दालान के अंत में सामने नक्काशीदार बड़ा सा विशालकाय दरवाजा था। मैं नजरें झुकाए धीरे धीरे उस दरवाजे तक पहुंची। द्वार के बीचों बीच चौक बनाकर उसके बीच रखे कलश को देखकर लगा, हाँ, आई तो मैं किसी रजवाड़े में ही हूँ। बड़ा सा चांदी का कलश जो बेल बूटों से सजा था, चावलें भरकर नई बहू के गृह प्रवेश हेतु रखा गया था। चावलें लुढ़काकर मैं एक हॉल में आ गई। मुझे एक सोफे पर बैठाया गया। शानदार नक्काशी वाला सोफा कम सिंहासन ज्यादा लग रहा था। उस विशाल हॉल में कई सोफे रखे थे
जिनके हत्थे शेर या हाथी जैसे थे। मुझे अपने मायके का इकलौता नक्काशीदार सेंटर टेबल याद आया जो पिताजी सहारनपुर से लाए थे और हम उसे कितना सहेजते रहते थे। यहाँ तो फर्नीचर, दरवाजे सब नक्काशी के शानदार नमूने लग रहे थे। 3 दालान पार कर थोड़ी देर बाद मुझे एक कमरे में पहुंचाया गया। भाभी, यह मेरा कमरा है, आप यहाँ आराम कीजिए, आपका कमरा अभी सज रहा है, कहकर मेरी ननद आशा शरारत से मुस्कुराई। यह घर तो बहुत बड़ा है, आप लोग खो नहीं जाते इसमें? मुस्कान के साथ मैंने पूछा। आशा खनकती हुई प्यारी हंसी के साथ खिलखिलाई, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, भाभी, पहला वाला दालान और बैठक मेहमानों के लिए है, दूसरा दालान और उसके चारों ओर बने कमरों में रसोई, खाने का कमरा, मेहमान खाना और कुछ फालतू कमरे हैं। इस तीसरे दालान के चारों ओर हम सब के कमरे हैं, पर तीसरे दालान में आने की इजाजत केवल लीला और काली को ही है। धीरे धीरे आप सब जान जाएंगी। आप आराम करिए, मैं मेहमानों को देख लूं। थोड़े दिनों में यहाँ की कमान आपके ही हाथों में होगी। शाम से ही मेरी ननदें मुझे सजाने में लग गईं। उनकी चुलबुली छेड़छाड़ मन को गुदगुदाती तो मैं मुस्कुरा देती। वे निहाल हो जाती। मेरी लंबी चोटी खोलकर वे मेरे केशों की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगीं। हाय भाभी, भैया तो इन केशों में ही खो जाएंगे। एक ने मुझे कोहनी मारी। हाँ, भैया के काम का क्या होगा? इनसे बंधे वे तो कहीं जा ही नहीं पाएंगे। और कमरा उनकी खिलखिलाहटों से भर गया। तभी सासू माँ आई। उनके पीछे पीछे लीला एक बड़ा सा थाल थामी हुई थी। वह साटन के लाल गोटेदार कपड़े से ढका था। बहू रानी, यह हमारा खानदानी लहंगा है, सच्चे काम का, मतलब सोने चांदी के तारों से काम है इसमें। थोड़ा भारी है, पर हमारे घर की परंपरा है। आज के दिन इस परिवार की कुल वधू इसे ही पहनती है। जी, मेरे उत्तर के साथ ही वे जितने ठसके के साथ आई थी उतनी ही ठसक से चली गई। लहंगे को देखकर तो मेरी आंखें चुंधिया गईं। उस प्राचीन लहंगे की क्या बेहतरीन कारीगरी थी। शादी के लिए इलाहाबाद जैसे शहर में कितने ही लहंगे देखे थे मैंने, पर इसके आसपास भी कोई टिक जाए ऐसा एक लहंगा मेरी नजरों के सामने नहीं आया था। भाभी, ऐसे क्या देख रही हैं? थोड़ा भारी तो है, पर पहनना तो पड़ेगा ही। आशा ने मुझे हिलाया। हाँ, बहुत सुंदर है। मैंने आंखें झपकाई तो सब फिर खिलखिला उठी। तैयार होकर जब आदम कद आईने में स्वयं को देखा तो एक पल को तो भ्रम ही हो गया कि आईने में कोई महारानी खड़ी है। बिन बोले ही मैं मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में सब मुझे मेरे कमरे में पहुंचाकर चली गई। उनके जाते ही मैंने अपने कमरे को निहारा। कमरा नहीं, उसे हॉल ही कहना सही होगा। यह विशाल हॉल मेरा है, सोचकर ही मैं रोमांचित हो उठी। ऐसा तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बीच कमरे में लकड़ी का विशाल नक्काशीदार पलंग पड़ा हुआ था,
जिसके सिरहाने पर नक्काशी की हुई थी। पलंग को फूलों से सजाया गया था। कमरे में एक और बड़ा सा सोफा पड़ा हुआ था, जिस पर सुंदर कारीगरी से कमल के फूल उकेरे गए थे। जमीन पर मोटी पर्शियन कालीन बिछी हुई थी। अचानक मेरी निगाह छत पर गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी छत काली नीले सफेद रंग की चित्रकारी से सजी हुई थी। 2 विशाल झाड़ फानुस लटक रहे थे। अभी मैं देख ही रही थी कि कमरे के दरवाजे पर आहट हुई और मैं संभल कर बैठ गई। नीले रंग की शेरवानी पर नारंगी साफा बांधे, गले में मोती की माला पहने मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। यह पुरुष अब मेरा है, सोचकर मन प्रसन्नता से खिल उठा। कुछ दिन यूं ही गहमा गहमी रही। फिर एक दिन सासू माँ बोली, आशा, अभी तक बहुरानी ने अपना पूरा घर नहीं देखा है, इसे पूरा घर दिखा दो। फिर मैं और आशा हवेली भ्रमण पर निकल गईं। जितना आशा उत्साहित थी, उससे ज्यादा मैं उत्सुक थी। जिसे आशा ड्योढ़ी कह रही थी, वह कलाकारी का उत्कृष्ट नमूना था। मैं पूर्वजों की कला के आगे नतमस्तक थी। आशा, हम ऊपर नहीं जाएंगे? मैंने आशा से पूछा। भाभी, ऊपर की मंजिल को हमने किराए पर दे रखा है। हमारी पहली मंजिल पर 3 किराएदार हैं। ऐसे जाना ठीक नहीं होगा। किराएदार? लेकिन क्यों? बरबस मेरे मुंह से निकला। भाभी, इतने बड़े घर का रख रखाव आसान नहीं होता। आश्चर्य से मेरी ओर देखकर आशा बोली। मेरा मतलब वह नहीं था। मैं बुरी तरह हड़बड़ा गई थी। कोई बात नहीं भाभी, वह स्वाभाविक प्रश्न था। मेरे कंधे पर हाथ रखकर आशा मुझे आश्वस्त करते हुए बोली, इसके ऊपर भी एक मंजिल है, पर मैं वहां नहीं जाती। आप भैया के साथ जाकर देख लीजिएगा। आप नहीं जाती मतलब? मैंने पूछा। भाभी, आप तो जानती ही हैं, पुरानी हवेलियों के साथ कितने किस्से जुड़े रहते हैं, तो हमारी हवेली भी इसका अपवाद नहीं है। आशा ने समझाया। मतलब भूत? हाँ, ऐसा ही कुछ। आशा की आंखों में शरारत थी। सच बताइए ना। हाँ, सच। आशा ने अपनी बात पर जोर दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे की बगिया में ले गई और एक एक कर हर पेड़ से मेरा परिचय कराने लगी कि कौन सा पेड़ कब और किसने लगाया था। उसी समय लीला आई। भाभी, आपको भैया बुला रहे हैं। भैया बुला रहे हैं? दोहराते हुए आशा ने मुझे शरारत से कोहनी मारी। मैं लज्जाई सी लीला के पीछे चल दी। पति देव तो जैसे मेरी प्रतीक्षा में ही बैठे थे। देखते ही बोली, चलो तुम्हें यमुना नदी की सैर कराता हूँ, वहां सूर्यास्त का नजारा देखना मजा आएगा। और फिर हम नदी किनारे टहलने लगे। अचानक मेरे मुंह से निकला, मुझे अपनी कोठी की ऊपरी मंजिल कब दिखाएंगे आप? पतिदेव कुछ पल मुझे निहारते रहे, फिर बोले, तुम्हें ऊपरी मंजिल देखनी है? हाँ, ठीक है, दिखा दूंगा। चलो घर चलते हैं।
परिवार का हर सदस्य किसी न किसी बहाने से मुझे ऊपर की मंजिल दिखाने से कतरा जाता था, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं भी बार बार नहीं कह पा रही थी, पर मेरा डर और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ती जा रही थी। उस दिन सुबह सुबह मैं बीच के दालान में आई तो पहली मंजिल पर रहने वाली कंचन मिल गई। भाभी, मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। आज आप लंच मेरे साथ करिएगा तो मुझे खुशी होगी। जब से आपकी शादी हुई है मैं आपको बुलाना चाह रही थी। मैं माँ से मेरी बात बीच में काटकर कंचन बोली। आंटी जी से वे आशा से मेरी बात हो गई है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मैंने आपके लिए कुछ खास बनाया है। ठीक है, मैं मुस्कुराई। हम तीनों गपशप के साथ पिज्जा का आनंद ले रहे थे कि कमरे का दरवाजा अचानक धीरे से खुला और एक हाथ जिसमें एक डब्बा और फूलों का गुलदस्ता था दिखाई दिया। मेरी तो सांस ही अटक गई। कंचन और आशा ने एक दूसरे की ओर देखा। तब तक उस हाथ से जुड़ा शरीर भी सामने आ गया और कंचन व आशा दोनों एक साथ बोली, ओह, तुम हो? डरा ही दिया था। विमल, जो कि इसी मंजिल पर दूसरी ओर रहता था, हड़बड़ाया सा खड़ा था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। हाँ, विमल, लाओ। भाभी, यह गुलदस्ता मैंने आपके लिए मंगाया था। आप पहली बार आई है ना? कंचन ने बात संभाली और आगे बढ़कर विमल से सामान ले लिया। ये इमरती, अटकता हुआ विमल बोला। दोनों की हड़बड़ाहट छिपाई नहीं छिप रही थी। आओ बैठो विमल, आशा बोली। भाभी, यहाँ की इमरती मशहूर है, इसलिए खास आपके लिए मंगवाई है। कहते हुए कंचन ने दोनों चीजें मुझे पकड़ा दी। हम चारों थोड़ी देर बातें करते रहे, पर विमल सामान्य नहीं हो पा रहा था। उसकी नजर मेरे पास रखे गुलदस्ते पर बार बार जाकर अटक रही थी। चलती हुई जब मैंने गुलदस्ता उठाया तो उससे लटकता हुआ छोटा सा कार्ड उनकी चुगली कर गया, जिसे मैंने धीरे से निकाल लिया और कंचन को गले लगाकर धीरे से सबकी नजर बचाकर उसके हाथ में पकड़ाकर बोली, यह तुम्हारे लिए है। कार्ड पर लिखा था, फॉर माई लव। धीरे धीरे तीनों किराएदार मुझसे खुलने लगे थे। कंचन और विमल तो अपने अपने हिस्से में अकेले ही रहते थे और उनके बीच पक रही खिचड़ी अब मेरे सामने थी। दूसरी मंजिल पर ही एक बड़े हिस्से में जुगल रहता था, जो किसी बैंक में काम करता था। उसके साथ उसकी माता जी रहती थीं। दिन के खाली समय में मैं अब अक्सर उनके पास थोड़ी देर के लिए चली जाती। सासू माँ आजाद ख्याल की थीं, ज्यादा टोका टाकी नहीं करती थीं, बस अपने काम से काम, राजसी ठसक में ही रहती थीं। घर में भी जेवरों से लदी रहती थीं। आशा कॉलेज चली जाती और माँ जी आराम करने तो मैं ऊपर वाली माता जी के पास जा धमकती। उनके पास ढेरों किस्से थे। बहू, तुम तीसरी मंजिल पर गई कभी?
एक दिन अचानक उन्होंने पूछा, नहीं माताजी, कोई लेकर नहीं जाता मुझे। मेरा लहजा शिकायती भरा था। जाना भी मत बहू। ऐसा क्या है वहां? मैंने पूछा तो वे अजीब निगाहों से मुझे देखने लगी। बताइए ना, मैंने जोर दिया। फिर कभी बताऊंगी बहू, अभी तो मुझे आराम करना है। मैं चली तो आई, पर मुझे ऊपरी मंजिल का रहस्य जानने का रास्ता मिल गया था। मेरे बार बार कुरेदने पर उस दिन माताजी बोली, देखो बहू, किसी से कहोगी नहीं तो तुम्हें बताऊं। नहीं माताजी, आपकी बात मैं किसी को क्यों बताने लगी भला? मैं उत्साहित थी। जानती हो, ऊपर की मंजिल पर ना रात में कुछ लोग आते हैं। कौन लोग और क्यों आते हैं माताजी? पता नहीं, पर आते तो हैं। माताजी बोली, आपने देखा है? मैं सीधे माताजी की आंखों में देख रही थी। और क्या, यहाँ सबने देखा है। तुम्हें भी दिख जाएंगे जल्दी ही। माताजी के स्वर में विश्वास था। उसी समय कंचन के कमरे की खुलने की आवाज आई। सुन बहू, यह कंचन तुम्हें कैसी लगती है? बहुत मस्त लड़की है, मुझे अच्छी लगती है। बता तो जरा, मेरे जुगल के लिए कैसी रहेगी? अब माताजी मेरी आंखों में देख रही थी। माताजी, आजकल शादी ब्याह में बच्चों की पसंद का ध्यान रखना चाहिए। उनसे ही पूछना चाहिए। आप जुगल से बात करिए, क्या पता उसे कोई लड़की पसंद हो। पसंद है तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ। माताजी बोली, मतलब जुगल ने आपको बताया है कि उसे कंचन पसंद है? उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? मैंने आश्चर्य से पूछा। नहीं, ऐसा कौन बताता है? माँ हूं ना, उसका मन पढ़ सकती हूँ। स्नेह उनकी आंखों में तैर रहा था। फिर तुम तो अभी बच्ची हो। पता है, जुगल को हमेशा कंचन की फिक्र रहती है। कुछ भी फल वल लाता है तो कंचन को देने को कहता है। और यह जो दूसरा लड़का रहता है ना, मुझे तो फूटी आंख नहीं बहाता। जाने क्या नाम है? विमल। हाँ, जो भी है, रोष स्पष्ट था। मैं उठने लगी तो माताजी बोली, सुनो, अपनी सास से कहकर इस विमल को निकलवा दो। मैं ना बहुत अच्छा किराएदार दिलवा दूंगी। किराया भी मोटी देगा। तुम बात करो उनसे। अरे, मैं क्या कहूंगी? मैं चकित थी। कहना क्या है? कह देना आशा को गलत नजर से देखता है, तुरंत हटा देंगी। पर यह सच नहीं है। बरसों से आशा से राखी बंधवाता है, बहुत मानता है उसे। सुना भी है और देखा भी है मैंने स्पष्ट किया। अरे, तो तुम झूठ कहाँ बोलोगी? बस कंचन की जगह आशा का नाम बदल देना। माताजी फिर से बोली, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं चलती हूँ। मैं झटके से उठ भागी और हड़बड़ाहट में सामने से आ रहे पति देव से टकरा गई। पूरी बात सुनकर वे बोले, अच्छा चलो, तुम्हें तीसरी मंजिल दिखाता हूँ।
मैं काफी डरी डरी ऊपर पहुंची। मेरा चेहरा देखकर पतिदेव खिलखिलाए। इतना डरती हो तो देखने की जिद क्यों? सच बताइए, इसमें भूत है क्या? नहीं यार, सब बकवास है। भूत होता तो मैं तुम्हें यहाँ लाता। भूत भूत कुछ नहीं होता। कहते हुए उन्होंने कमरे के विशाल दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा आवाज के साथ खुल गया। घबराहट में मैंने पति की कमीज के पीछे से पकड़ ली। वे मुस्कुराए और मेरा हाथ थामकर अंदर बढ़े। अंदर आते ही आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं एक बड़ी लाइब्रेरी के अंदर खड़ी थी। लकड़ी की नकाशीदार अलमारियों के ऊपर खूबसूरत फ्रेम में महान क्रांतिकारियों की अनेक फोटो लगी थी। कुछ को मैं पहचान रही थी और ज्यादातर को नहीं। एक किनारे पर मोटा गद्दा बिछा था, जिस पर खूबसूरत कालीन बिछी थी और कई तकिए रखे हुए थे। मैं कल्पना कर सकती थी कि यहीं पर सब बैठते और बातचीत करते होंगे। आगे बढ़कर पतिदेव ने एक अलमारी का दरवाजा खोल दिया। अंदर किताबें भरी पड़ी थी। यह हमारे परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास का पन्ना है, जिस पर हम सबको गर्व है। यह वह स्थान है जहां नेहरू, गांधी, पटेल सरीखे महान नेता आते थे और आजादी की योजना बनाते थे। हमारे पर बाबा आजादी की लड़ाई के एक सैनिक थे। इस कमरे में कैद उनकी यादें हमारी बेशकीमती धरोहर हैं। और यह भूत वाली बात सब बकवास है। पहले सामने वाले भाग में दूसरे किराएदार थे, बहुत पुराने, पर उनकी नियत में खोट आ गया था। लोगों को डराने के लिए वही ऐसे अनगरल बातें फैलाते रहते थे कि सफेद धोती कुर्ते में कुछ लोग रात में तीसरी मंजिल पर आते हैं। जब पानी सिर के ऊपर हो गया तब हमने उन्हें निकाल दिया। जब से कंचन और विमल आए हैं सब ठीक है। पर माताजी, मैंने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, माताजी थोड़ा इधर उधर की बातें करती हैं, पर उनका ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं है। और उनका बेटा जुगल बहुत नेक इंसान है, सबकी मदद को हमेशा तैयार रहता है और उसके पिता बाबूजी के अच्छे मित्र थे। इसलिए मैं सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। अच्छा श्रीमती जी, आपका डर और भ्रम दूर हुआ या फिर भूत को बुलाऊं? हंसते हुए वे बोले, मैं यहाँ से किताबें लेकर पढ़ सकती हूँ ना? अपनी झेप छिपाते हुए मैंने पूछा। हाँ हाँ, तुम मालकिन हो यहाँ की। सुना था तुम्हें पढ़ने का शौक है। खूब पढ़ो। चाहो तो यहाँ की सफाई करा के यहीं बैठकर पढ़ो। नहीं, अपने कमरे में ही पढ़ूंगी। यहाँ ज्यादा एकांत है। ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना, यह विमल, कंचन और जुगल की प्रेम कहानी उन्हें ही सुलझाने देना। तुम बीच में मत पड़ना। और हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले नीचे की ओर चल दिए। डर का भूत भाग गया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।